हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम तीन कंपनीज के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। पहली जो कंपनी है जिसका नाम है सेनको गोल्ड, ये भी है आपकी एक गोल्ड रिटेलर कंपनी है, जैसे आपकी बाकी ज्वेलरी कंपनीज है, जैसे कि आपका टाइटन हो गया, मलाबार गोल्ड हो गया। मलाबार गोल्ड ऑब्वियसली लिस्टेड स्पेस के अंदर नहीं है, बट कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स हो गए, पीसी ज्वेलर्स हो गए, थंगमाइल ज्वेलर्स हो गए। तो उन टाइप की ही सेनको गोल्ड भी उसी तरीके से गोल्ड रिटेलिंग के अंदर जो है ये कंपनी है। सेनको गोल्ड के अपडेट की बात करें तो सेनको गोल्ड के जो नंबर है वो ठीक ठाक ही लगे, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे इस बार। जब जो भी नंबर्स आए उसमें सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स जो मुझे लगे वो है टाइटन के नंबर्स। अब टाइटन ने इतना बड़ा जायंट होने के बाद भी पूरे कंट्री के अंदर सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर है टाइटन। मैं अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ इस केस के अंदर। तो सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर जो है आपका टाइटन ही है। तो टाइटन की जो सेल्स है वो 26% से इंक्रीज़ हुई, और उसी जगह आप सेनको की सेल्स देखोगे तो सिर्फ 27% से इंक्रीज़ हुई ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखोगे तो इस बार तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी रिड्यूस कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो इसके वजह से टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स दोनों के स्टोर्स के अंदर आपको फुटफॉल इंक्रीज़ देखने मिला, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर एकदम आपको इंक्रीज़ देखने मिला। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो गई थी तो लोग प्रेफर कर रहे थे कि वो इंडिया से गोल्ड बाय करे, बाहर से ना करे, क्योंकि वैसे भी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से लोगों को जो है वो फ़ायदा होना चालू हो चुका था। अब इस साल अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइजेस भी बड़े फास्ट इंक्रीज़ हुए हैं, अच्छे खासे गोल्ड के जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हुए हैं। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड्स वगैरह भी थी, आपकी हेडविंड्स भी थी, टेलविंड्स भी थी, दोनों चीज़ें जो है वो चल रही थी। अब गोल्ड के प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं तो लोग प्रेफर नहीं करते गोल्ड लेना। बट ऐसा नहीं है ना कि ये एक ही कंपनी को इफेक्ट करता है, बस ये जो है सारी कंपनी को इफेक्ट करता है। तो कल्याण जो है यही टाइम पे 40% से अपनी सेल्स ग्रो कर रहा है। मेरे हिसाब से 37% के आसपास कल्याण ने अपनी Q2 के नंबर्स दिए, टाइटन ने 26% के नंबर दिए। तो ऑब्वियसली सेनको जिसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ है, जिसका बेस टाइटन से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा है, उससे आपकी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस रहेगी ना कि सेनको जो है थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे। ऑब्वियसली टाइटन से जो है ये कंपनी बेटर ग्रोथ दे, क्योंकि क्या फ़ायदा आप सेनको में कंसिडर करोगे, सेनको जैसी कंपनी को अगर आप कंसिडर करते हो तो फ़ायदा क्या है, आप सेनको गोल्ड के अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो। अगर आप टाइटन जैसे स्टॉक्स पिक करते हो तो आपका जो है वो रिस्क भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है ना, भले ही आपको सेल्स ग्रोथ भी उतनी मिल रही है और रिस्क भी कम मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप ऑब्वियसली टाइटन को प्रेफर करोगे, सेनको को क्यों प्रेफर करोगे। अगर आप सेम सेल्स ग्रोथ देखोगे, स्टोर सेल्स ग्रोथ कोई भी स्टोर का, तो वो जो है इसके अंदर मुझे इंप्रूवमेंट देखने मिला। Q2 का जो नंबर है वो 20% के आसपास चले गए, Q1 के अंदर ये जो नंबर था कुछ 4% के आसपास था, तो ऑब्वियसली वहाँ से इंक्रीज़ देखने मिला है हमें। अब SSG जो है सेनको ने कुछ 13% के आसपास का मेंटेन करने का अपने कॉन कॉल के अंदर गाइडेंस दिया हुआ है। अभी इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये कुछ 18 से 20 ज्वेलरी स्टोर्स ओपन करेंगे H1 के अंदर। बट अगर आप देखोगे तो इनके जो रेवेन्यूज़ है इनका, उसका टारगेट इन्होंने दिया था 18 to 20% ईयर ऑन ईयर फॉर FY25, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कम लगता है। अब टाइटन जैसा बड़ा प्लेयर 20% प्लस ही ग्रो कर रहा है, अब सेनको जैसे छोटे प्लेयर भी उसी तरीके से टारगेट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है बिल्कुल अट्रैक्टिव बैट नहीं है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेनको को जो है मार्केट पी भी बहुत कम देता है, क्योंकि सेनको को अगर आप नोटिस करोगे तो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है सेनको। चलो मैं मानता हूँ कि आपके गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, रिटेल गोल्ड रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रहा है, लोग जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज गोल्ड रिटेलर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट दिक्कत वही है कि जो कंपनी ग्रोथ अट्रैक्ट करती है वही कंपनी जो है वो प्राइस इंक्रीज देखने मिलता है हमें उस कंपनी के अंदर। आप सेनको को देखोगे तो सेनको ने रिटर्न दिया अच्छा खासा, ऐसे नहीं है सेनको के पास रिटर्न नहीं है, सेनको ने रिटर्न दिया नहीं है। सेनको भी एक बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, बट दिक्कत यह है कि जब आपका बड़ा प्लेयर ही इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली बीइंग अ छोटा प्लेयर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ा बेटर परफॉर्म करो। तो सेनको के केस में मुझे नंबर इतने ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं लगे। दूसरी कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है फिनिक्स मिल्स। अब फिनिक्स मिल्स जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है, 61,000 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन समझोगे तो ये जो कंपनी है ये आपके मॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है। ये 4 सेगमेंट के अंदर काम करती है। पहला जो आपका सेगमेंट है वो है रिटेल सेगमेंट, जिसके अंदर ये मॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है। कंजम्पशन सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है वो काम करती है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है ऑफिस वाला सेगमेंट, जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह बना कर देती है। तीसरा जो सेगमेंट है इनका होटल वाला सेगमेंट है, हॉस्पिटैलिटी वाला सेगमेंट है, जहाँ पे ये बड़े बड़े जो 2-3 होटल्स हैं इनके बहुत बड़े बड़े जो कि ये ओन करती है। और फिर चौथा जो आपका सेगमेंट है वो है रेजिडेंशियल सेगमेंट। तो ये 4 सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है वो काम करती है। अब फिनिक्स मिल्स को मैं जो है वो रियल एस्टेट कैटेगरी के अंदर ही डालूंगा, और आप सबको पता है कि रियल एस्टेट की जो है वो अप साइकिल चल रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि फिनिक्स मिल भी जो है बेटर परफॉर्म करे।
अगर आप देखोगे तो फिनिक्स मिल्स मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगती थी पहले, अभी भी लगती है, लेकिन फिनिक्स मिल्स का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्लो देखने मिला है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अदर रियल इस्टेट कंपनीज़ को कंपेयर करोगे तो। अगर आप कंजम्पशन की ग्रोथ देखोगे तो 25% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने मिली है आपको Q2 के अंदर, और अगर आप H1 के नंबर्स कंपेयर करोगे तो 25% का ही सेम नंबर ऑफ ग्रोथ आपको जो है वो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखने मिला है। कलेक्शंस के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है 27% का, और उसके बाद आपको H1 के अंदर अगर आप Q1 के नंबर्स छोड़ दें और Q2 के नंबर्स छोड़ दें और H1 के नंबर्स पे आ जाए तो 29% का जो है कलेक्शंस के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। अब इन्होंने रिसेंटली नए 2 मॉल स्टार्ट किए थे, जो कि है फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया और दूसरा है फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम। अब दोनों मॉल अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए। एशिया वाला जो है वो 23 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हुआ है और मिलेनियम वाला जो है वो सितंबर में स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखोगे तो इनकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है उसमें इंक्रीज़ देखने मिला है। अब कोई भी मॉल होता है उसकी जितनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट होती है, कोई भी होटल होता है, कोई भी कंपनी होती है, मतलब आपकी रेसिडेंशियल प्लेसेस हो गई आपकी, या फिर आपके ऑफिसेस वगैरह हो गए जो कि फिनिक्स मिल्स बनाती है, तो उसमें जितना ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट रहता है उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेटर रहता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि भाई कंपनी के पास जो है वो रेवेन्यूज़ बेटर आएंगे। तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है आपको फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है, जो कि 80 to 87% के आसपास चले गए। और आपका मॉल ऑफ एशिया के अंदर 72 से 78% का इंक्रीज़ देखने मिला है। बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम इंक्रीज़ नहीं है, बट स्टिल इंक्रीज़ तो इंक्रीज़ ही होता है। अब कमर्शियल ऑफिसेस की बात करें तो इन्होंने अभी H1 FY25 के अंदर अब ग्रॉस लीजिंग की है कुछ 1.53 लाख स्क्वायर फीट की, जो कि इनके जो एसेट्स है वो करंटली अभी कुर्ला, मुंबई और विमान नगर और पुणे के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑक्यूपेंसी कमर्शियल ऑफिसेस के अंदर कुछ 69% के आसपास है। हॉस्पिटैलिटी के अगर आप देखोगे हॉस्पिटैलिटी के अंदर, तो अब हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट या आपके होटल सेगमेंट के अंदर रेव पार जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल हो जाता है। जितना फास्ट आपका रेव पार इंक्रीज़ होता है उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है। अब रेव पार मतलब आपका रेवेन्यू पर एवरेज रूम बोल सकते हैं हम उसे। तो ऑक्यूपेंसी जो है इसके अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है सेंट रेजिस मुंबई के अंदर। सेंट रेजिस मुंबई जो है वो फिनिक्स मिल्स का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट था। तो ये जो प्रोजेक्ट है उससे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे थे, तो अब ये प्रोजेक्ट ने जो है अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखोगे तो 82% के आसपास का पहले था और अभी जो है वो 85% के आसपास आ चुका है। ARR के अंदर हमें 15% का जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है और रेफ पार के अंदर जो है वो 19% का इंक्रीज़ देखने मिला है। फिर H1 का अगर आप कंपेयर करोगे तो रेफ पार के अंदर 11% का इंक्रीज़ देखने मिला है। फिर अगर आप मैरियट देखोगे इनका आगरा वाला, तो उसके अंदर ऑक्यूपेंसी रेट जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन देखने मिला है, बट रेफ पार के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, 5% के आसपास ही जो है वो इंक्रीज़ देखने मिल रहा है हमें। फिर उसके बाद अगर आप इनका दूसरा H1 FY25 का देखोगे तो रेफ पार जो है इनफैक्ट रिड्यूस हो चुका है पहले के नंबर से, तो ये एक नेगेटिव चीज़ लगी। अब जितना ज़्यादा फास्ट आपका रेफपार करोगे उतना ज़्यादा आपके कंपनी के लिए बेटर होगा। अब फिनिक्स मिल जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी ये कंपनी, बट अब ठीक ठीक सही परफॉर्म करती है, मतलब एवरेज से ग्रोथ रेट हमें देखने मिलती है। पी जो है वो सस्टेनेबल पी है इसका, एकदम ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं हम उसे, बट स्टिल इस कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है वो मुझे पसंद आए पड़े। जिस तरीके से ये जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड कर रही है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने टारगेट दिया है कि अभी इनके रिटेल के अंदर कुछ 11 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास जो है ये एरिया कवर करता है। FY27 के अंदर ये 14 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा एरिया कवर करेगा। कमर्शियल ऑफिसेस का भी ये मोर देन 100% से एरिया इंक्रीज़ कर देगा, 7 मिलियन स्क्वायर फीट पे चल जाएगा, अभी 3 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। होटल्स की भी जो कीज़ है वो लगभग डबल कर देगा। अगर आप देखोगे तो लगभग डबल हो रही है, 1.75 टाइम्स से तो ज़्यादा ही हो रहा है। और रेसिडेंशियल के अंदर भी हमें इंक्रीज़ देखने मिलेगा, जो कि 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट से जाके 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट पे चल जाएगा। तो इनका प्लान FY27 तो बड़ा अच्छा है। अब देखते हैं कि कंपनी जो है वो एग्जीक्यूट कैसे करती है। ऐसे तो मैनेजमेंट जितना गाइडेंस देती है उस तरीके से तो कंपनी जो है वो परफॉर्म कर ही रही है सही तरीके से। इनका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा था बेंगलोर में कुछ, अब वो प्रोजेक्ट के अंदर इनके कितने फ्लैट सेल हुए हैं उसका करंटली देखेंगे कि एक बार कॉन कॉल वगैरह होगा तो हमें आइडिया लगेगा कि भाई कितने फ्लैट सेल हुए थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इनका बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था। और फिर उसके बाद बात करें तो फिनिक्स मिल्स की अगर हम बात करें तो कुछ नए नए मॉल्स खोले हैं अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ही। अगर आप देखोगे तो मार्केट सिटी मुंबई जो है इनका बहुत पुराना मॉल है, मॉल ऑफ एशिया अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। मिलेनियम वाला भी अभी ओपन हुआ है कुछ टाइम पहले। पुणे वाला जो है ऑब्वियसली पुराना वाला है, मिलेनियम टॉवर्स ये जो कंपनी है वो ओपन कर रही है। पैलेडियम भी पुराना वाला ही इनका प्रोजेक्ट है मुंबई वाला, और इसके साथ साथ कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स भी है। इन्होंने इंदौर के अंदर भी कुछ नया एक और मॉल खोला था, प्रोजेक्ट खोला था इंदौर के अंदर। अगर आप इनके इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर चेक करोगे तो इन्होंने इंदौर के अंदर भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था।
तो ये कंपनी उस हिसाब से जिस तरीके से गाइडेंस दे रही है उस हिसाब से तो चल रही है, और आपके कंजम्पशन के अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिल रहा है आपको। और इसके साथ साथ हमें जो है प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है हमें बाकी कंपनीज़ के अंदर वो भी देखने मिल रहा है। आपकी जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज़ है, बीट आपका ब्रिटानिया, आईटीसी या जो भी कंजम्पशन कंपनीज़ है, वो जो है वो प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड के ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है इंडिया के अंदर। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि फिनिक्स मिल जो है आगे जाकर थोड़ा बहुत बेटर और परफॉर्म कर सकती है, बट अभी के हिसाब से मुझे इसके जो नंबर्स है वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते। तीसरी जो कंपनी है जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है एमरल्ड फाइनेंस। अब ये जो कंपनी है ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है, एक माइक्रो कैप स्टॉक है। अब बेसिकली अब एमरल्ड फाइनेंस का जो मेन बिजनेस क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद इसके जो नए वाले रिजल्ट्स आए वो तो हम देख लेंगे। अब एमरल्ड फाइनेंस जो है वो बैंक्स के जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके जो गोल्ड लोन्स वगैरह होते हैं वो सेल करने में हेल्प करता है उन बैंक्स को, और ये गोल्ड लोन्स वगैरह सेल करके कुछ कमीशन वगैरह मिलता है, तो एमरल्ड फाइनेंस जो है ये कमीशंस वगैरह जो है इनके रेवेन्यूज़ वगैरह में ऐड हो जाते हैं। अगर आप इनके पार्टनर्स देखोगे तो इनके बहुत सारे मेजर बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है एमरल्ड का, अगर आप देखोगे तो। फिर इसके बाद इन्होंने अभी इंडिया के अंदर एक बड़ी यूनिक चीज़ चालू की है, EWA जिसे हम बोलते हैं, अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। अब ये जो है इंडिया के अंदर मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप EWA का देखोगे तो बेसिकली EWA होता क्या है। अब कोई भी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है XYZ। अब मेरी कंपनी के अंदर बड़े सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब एम्प्लॉयज़ के साथ दिक्कत क्या हो जाता है कि महीने के एंड तक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो उन्हें बहुत बार सफाइस नहीं करती है, उनकी सैलरी जो है वो बीच में ही खत्म हो जाती है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, उनके फ्रेंड से लोन लेना पड़ता है या फिर थोड़े बहुत पैसे यहाँ वहाँ से मांगने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं कि एमरल्ड फाइनेंस जैसी जो कंपनी होती है वो उसके पास जा सकते हैं। अब एमरल्ड फाइनेंस क्या करती है कि जैसे ही आपका एम्प्लॉय का सैलरी है समझो 40,000 और उसने 40,000 खत्म कर दिया, और उसे ऐसे पर्सनली लगता है कि भाई उसे और थोड़े पैसों की ज़रूरत है, या फिर वो बोलेगा कि भाई मेरी जो अगले महीने की जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसे काट दो और मुझे अभी एडवांस में पैसे दे दो। तो एमरल्ड फाइनेंस जैसी जो कंपनी है वो इन्हें एडवांस में पैसे प्रोवाइड करके देती है। अब आप बोलोगे कि ये तो अनसिक्योर्ड लोन हो गया, तो इसमें रिस्क बड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें जो सीन कर रहा है एमरल्ड फाइनेंस वो कम्प्लीटली उल्टा है। क्योंकि एमरल्ड फाइनेंस क्या कर रहा है कि ये जो है कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप कर चुका है। अब जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है जो कि आपका कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, एमरल्ड फाइनेंस से कोई भी एम्प्लॉय जो है वो पैसे ले सकता है सीधा, और आपके जो कॉर्पोरेट्स के हेड है, HR डिपार्टमेंट वगैरह है जो कि आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह को जो है वो पैसे देते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो मार्क कर सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय ने जो है वो 40,000 के अगले महीने के इसमें से कुछ 20,000 लेके रखे, तो अगले महीने उसे सिर्फ 20,000 ही मिलेगा, और जो बचा हुआ 20,000 है वो एमरल्ड फाइनेंस को जो है वो पे किया जाएगा। अब कंपनी के मैनेजमेंट को इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम लग सकता है, बट मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बड़े बड़े कंपनीज़ के मैनेजमेंट्स को, क्योंकि बेसिकली ये उनके एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर है, उन्हें एम्प्लॉयज़ को एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ भी जो है खुश हो जाएंगे, उन्हें भी उनकी जो सैलरी वगैरह है वो भी मिल जाएगी, उनकी नीड्स वगैरह भी ये हो जाएगी, उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बेटर हो सकती है इसके केस में। और कोई भी एम्प्लॉय को या किसी भी इंसान को अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है कभी इमरजेंसी के केस में, तो उसे दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जाके बोरो कर सकता है एमरल्ड के पास से। अगर आप एमरल्ड का साइज़ देखोगे तो भाई ये कंपनी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, 50-60 करोड़ के आसपास तो इसकी लोन बुक है। अगर आप इसकी इनकम देखोगे तो ज़्यादा इनकम नहीं है एमरल्ड फाइनेंस की, अगर आप इनकम नोटिस करोगे तो 16 करोड़ 13 करोड़ के आसपास ही इस कंपनी की जो है वो इनकम है। लोन बुक वही 60 करोड़ 60 या 70 करोड़ के आसपास की जो लोन बुक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है अपने सेल्स बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर रही है। पहले हम Q1 के अपडेट्स देख लेते हैं, तो Q1 में भी अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ 100% या फिर 75% प्लस के ऊपर से जो है कंपनी परफॉर्म कर रही है। अब आज ही जो है कंपनी के जो है Q2 के नंबर्स है, अगर आप इसके Q2 के नंबर्स देखोगे तो कंपनी के जो इनकम है वो 67% से इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर कंसोलिडेटेड नंबर्स देखोगे तो 80% से इंक्रीज़ देखने मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें जो है कुछ 100% के ऊपर से भी इंक्रीज़ देखने मिला है, अगर आप नोटिस करोगे तो कंपनी जो है परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रही है। अगर आप देखोगे तो 138% का इंक्रीज़ देखने मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप एमरल्ड का देखोगे तो एमरल्ड जो है छोटी कंपनी है, ऑब्वियसली इसके अंदर 100% ग्रोथ, 70% ग्रोथ, 80% ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लोन बुक का कुछ साइज़ ही नहीं है। 60 करोड़ के आसपास लोन बुक का जो है वो साइज़ है, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये जो कंपनी है वो बेटर परफॉर्म करेगी। अब एमरल्ड फाइनेंस जैसी जो कंपनी होती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, तो इसमें आपका जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब रिस्क क्यों इंक्रीज़ हो जाता है ऐसे कंपनीज़ के साथ, क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि आपको ये जो कंपनीज़ है उनको लॉट्स में बाय करना पड़ता है, और आपको इनके जो शेयर्स है वो लॉट्स में ही सेल करने पड़ते हैं, तो लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। बट अगर आप
एमिरल्ड को देखोगे तो एमिरल्ड जो प्रोग्राम रन कर रहा है अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम, वो यूएस के अंदर ही रन होता है, मैक्सिमम जो है वो यूएस के अंदर चलता है। इंडिया के अंदर कुछ एमिरल्ड फाइनेंस और एक और 2-3 कंपनी है, मतलब 2 ही कंपनी है इसके अलावा जो कि ये प्रोग्राम जो है वो रन कर रही है इंडिया के अंदर। तो एमिरल्ड फाइनेंस के पास जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट अगर कोई बड़ा प्लेयर सोचता है कि वो कॉर्पोरेट्स वगैरह से टाइप कर लेता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देता है, तो एमिरल्ड को दिक्कत हो सकती है। बट एमिरल्ड के जो है अच्छे खासे टाइप्स है ये, और कुछ 15-20 कॉर्पोरेट्स के साथ अभी और टाइप करने वाला है, 15 कंपनीज़ के साथ, जिसकी वजह से इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ देखने मिलेगा हमें। और ये जो है स्मॉल टिकट साइज़ पर्सनल लोन्स भी देता है इसके साथ, आपका जो अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम है इसके साथ साथ स्मॉल टिकट साइज़ पर्सनल लोन वगैरह भी दे देता है। तो बेसिकली अनसिक्योर्ड लेंडिंग करता है एमिरल्ड फाइनेंस। और एमिरल्ड फाइनेंस के पास जो है बेसिकली आपका रिस्क जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ अनसिक्योर्ड लेंडर, अब एमिरल्ड फाइनेंस के पास फ़ायदा ये है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह है जो इनके साथ टाइप कर चुके हैं, वो इन्हें ऑटोमेटिकली पैसे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि कॉर्पोरेट जो है वही डिफ़ॉल्ट कर रहा है, क्योंकि फिर इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी पता चल जाएगा तो ओवरऑल कॉर्पोरेट के ऊपर एकदम नेगेटिव इमेज पड़ जाएगी। तो कॉर्पोरेट्स मुझे नहीं लगता पर्सनली कि डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर कोई कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट करता है तो ही एमिरल्ड के पास जो है वो पैसे नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से एमिरल्ड का जो मॉडल है मुझे सेफ़ लगता है। बट अब तक एमिरल्ड के पास कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट आया नहीं है अब तक अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम के लिए। तो अगर इनके पास कोई बड़ा कॉर्पोरेट आता है तो हमें रेवेन्यूज़ के अंदर अच्छा खासा जंप वगैरह देखने मिल सकता है, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके जो बड़े कॉर्पोरेट्स के होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस कंपनी का आरओई देखोगे एमिरल्ड फाइनेंस का, तो उसके अंदर भी हमें जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने मिला है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आरओई का जो नंबर है हमें डायरेक्शन ट्रैक करनी चाहिए, हमें कोई स्टैटिक नंबर स्क्रीनर पर देख के डिसीजन नहीं लेनी चाहिए कंपनी के बारे में। तो एमिरल्ड फाइनेंस का करना क्या चाहिए? अब बेसिकली ये मैंने आपको ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझा दिया। इसके रिजल्ट भी बड़े अच्छा है एमिरल्ड फाइनेंस के, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसका रिजल्ट। बट थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, कुछ 100% के आसपास जो है मैं इसके बुक के अंदर आपके इनकम के अंदर एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठा था। बट अब देखते हैं, अब ये बोल रहे कि और 15 पार्टनर्स लेकर आएंगे Q3 के अंदर, तो होपफुली ये जो कंपनी है वो अगले क्वार्टर के अंदर बेटर परफॉर्म करे। अब एमिरल्ड फाइनेंस कैसा स्टॉक है? तो ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस स्टॉक है, तो बड़ा रिस्की हो जाता है ये स्टॉक। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी कंपनीज़ के साथ? हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कंपनी के अंदर छोटा थोड़ा बहुत एलोकेशन कर सकते हो आप। अगर आपको कोई भी स्टॉक के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मैं सिर्फ एमिरल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी हो या कोई भी छोटी कंपनी हो, आप उसके अंदर थोड़ा सा एलोकेशन कर सकते हो। और जैसे जैसे वो कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, आप उसके अंदर एलोकेशन जो है आपका धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका रिस्क भी कम हो जाता है, और बिजनेस जैसे ही बेटर परफॉर्म करता है, आप जो है आपका कैपिटल जो है उसको रिवॉर्ड करते जाते हो, और आप भी जो है वो बिजनेस के साथ ग्रो होते जाते हो। अब कल्याण जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कल्याण का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम था पहले। कल्याण जो है 10x रिटर्न दे चुका है, कम से कम 5x 6x तो दे ही चुका है। तो अभी आज कल्याण का मार्केट कैप कुछ 40,000 करोड़ के आसपास का है, अगर आप कल्याण को नोटिस करोगे। तो कल्याण जो है इसी तरीके से अपने शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करते गए। 74,000 का करोड़ मार्केट कैप है कल्याण का, आई वॉज रॉन्ग। तो कल्याण के केस में भी आपको ऐसे ही देखने मिला, अच्छा खासा रिटर्न देखने मिला है 175% का, और 3 इयर्स का अगर आप देखोगे तो 110% कैगर का रिटर्न देखने मिला है आपको। तो वही है कि आपको जो है बिजनेसेस को ट्रैक करते रहना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए बिजनेसेस के साथ। एकदम से आप हैवी एलोकेशन डाल दोगे और वो बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये आपके लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम ये तीनों का फाइनल अपडेट ले लें, तो सेनको के जो रिजल्ट है ओके है। फिनिक्स मिल्क के भी मुझे पर्सनल रिजल्ट जो है वो इतने पसंद नहीं है। एमिरल्ड फाइनेंस के जो रिजल्ट है वो थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं मुझे। अब कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ। अब और कुछ क्वार्टर जो है मैं इस कंपनी को ट्रैक करूँगा, इसके पहले मैं इस कंपनी को कंप्लीटली ट्रस्ट करूँ। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई और कंपनी के जो है Q2 अपडेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आकर डाल देना कि भाई आपको कौन सी कंपनी के Q2 अपडेट चाहिए। या फिर हमने हमारे चैनल पे जो है माइक्रो कैप स्टॉक्स की बड़ी सारी एनालिसिस कर रखी है, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया है, तो वो भी वीडियो जाके चेक कर लेना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।